हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को थेल्स प्रमेय बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे थेल्स प्रमेय हमने जो पढ़ा था, थेल्स प्रमेय क्या था, चलिए देखिए एक बार हम उसको भी बता देते हैं। जैसे थेल्स प्रमेय बोल रहा था कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जा रही है, तो अन्य दो जो भुजाएं हैं वो जो अनुपात विभाजित होगा वो अनुपात क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम इसका नाम ही है, ठीक है ना। देखिए, ओ था प्रमेय 6.1 और ए है प्रमेय 6.2, तो उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय और इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय से हमें पता चलता है कि यदि किसी भी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि दूसरी कोई भी रेखा खींची जा रही है, तो दोनों भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। बट इसका जो उल्टा है, अपोजिट, ये बताता है कि अनुपात में अगर विभाजित है तो तीसरी जो, जैसे देखिए इसको पढ़िए, अभी तुरंत आ जाएगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि वहाँ पर जो था क्या था कि अनुपात में विभाजित कर रही थी, बट यहाँ अनुपात में अगर विभाजित है तो वो जो रेखा है वो क्या है, समांतर होनी चाहिए, ठीक, यही है इसमें। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही आसान मेथड हम बता रहे हैं, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर कोई भी हम त्रिभुज ले लें, ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ से मान लीजिए मैंने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब चूंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अगर एक रेखा समांतर होगी, अगर एक रेखा समांतर होगी तभी हम अनुपात लिख सकते हैं, अनुपात तभी तो लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अगर विभाजित कर रही है, पहले क्या चीज़ हो रहा है कि विभाजित कर रही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसमें देखिए, हमको ये नहीं पता कि रेखा समांतर है, हमको समांतर रेखा प्रूव करना है। बट हम यहाँ पर अगर इस प्रकार ले लें, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से कुछ ऐसे ले लिया इसको, अब मैंने बोल दिया डी ई, और मैंने एक रेखा और इस प्रकार गुजार दिया और इसे बोल दिया मैंने ई डैश। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये रेखा समांतर है। अगर हमको समांतर प्रूव करना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए ई, ध्यान दीजिएगा, ए ई इक्वल टू ए ई डैश, तो वो क्या होगा, अगर ए दोनों बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों रेखा एक ही रेखा पर से जाएगी। जैसे समझिए, मैंने बोला कि कोई एक रेखा इतनी लंबा है, ठीक है ना, इतनी रेखा है और यहाँ से इसको जाना है, 2 पॉइंट दिया है, और कोई तीसरी, मान लीजिए कोई दूसरी रेखा यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना, दूसरी रेखा यहाँ तक है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये दोनों रेखा, जैसे ये देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये दोनों रेखा क्या है, इक्वल है। बट अगर हमें किसी भी प्रकार से प्रूव कर दें कि नहीं, ये रेखा यहाँ नहीं यहीं तक जा रही है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगी? होंगी। इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए, अब ए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोल दिया कि ए से लेके ई डैश तक जो है लंबाई, ए से लेके ई तक दोनों इक्वल है, मैंने बोल दिया दोनों इक्वल है। तो आप कहेंगे अगर दोनों इक्वल है तो ए रेखा यहाँ लिखें, चाहे इसी रेखा को यहाँ ले आए, चाहे इसको वहाँ ले जाए, बात सेम है, ठीक है ना। तो यही हमको करना है, बस यही हमको प्रूव करना है, चाहे ए ई डैश इक्वल कर दे। बट देखिए, 2 कंडीशन बन रहा है, ऊपर से भी इक्वल कर सकते हैं और नीचे से भी। नीचे से कैसे, हम बोलते सी ई और सी ई डैश सेम है, तब भी तो बात वही है। इसलिए चलिए अब हम प्रूव करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे, एक तो मैं लिख सकता हूँ ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बोला है
कि अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो रेखा समांतर है। तो अनुपात तो मैंने लिख दिया कि हाँ भाई इस अनुपात में कर रही है। इतना सबको समझ में आ गया, इतना हो गया, ठीक है। मैं दोनों को साथ में लेकर चलता हूँ, ठीक। एक आप लोग क्या करिए, आप लोग भी कर सकते हैं साथ में, बगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इधर लिख लिया और मैं दूसरा यहाँ से लिखूंगा कि AD अपान DB इक्वल टू AE डैश E डैश C। इसमें किसी भी प्रकार कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब आगे चलने पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज़ लिखा है तो मैं इसको और किस रूप में लिख सकता हूँ, एक रूप इसका और मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं बता दूँ अगर आप लोगों को, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं DB बाई AD इक्वल टू EC अपान AE, अपान हो गया AE। ऐसा क्यों किए हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और एक रास्ता और है, आप लोग इसी पर डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए आप लोग उल्टा नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पर भी आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं AD में, ध्यान दीजिएगा, मैं AD में, ये जो AD है, AD में हम क्या चीज़ जोड़ दें कि हमको ये पूरा मिल जाए AB। AD में हम क्या चीज़ जोड़ दें कि हमको पूरा मिल जाए। तो पूरा जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए AB लाना है, AD दिया है, अगर BD को ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए AB हमको मिला हुआ है, हमको AD मिला है, AD मेरे पास है, हमको प्लस करना है और हमको लाना कितना है, AB। आप अभी तुरंत कहेंगे कि अगर यहाँ पर AD मिला है तो BD जोड़ दीजिए, BD ऐड कर दीजिए। अगर BD को हमको ऐड करना है, इसमें BD को ऐड करना है, तो ये बताइए मैं दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर, ऐसा मैं क्यों यहाँ इसमें भी लिख दिया, क्योंकि यही सेम काम इसमें भी करना है, ठीक है ना। तो ये बताइए, अब यहाँ से जब मैं एक जोड़ दूंगा तो अब यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए, AD अपान DB प्लस 1 इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा AD अपान DB प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C प्लस 1। देखिए, एक साथ लेकर चलेंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो भी आएगा समझ में, लेकिन साथ में और कंपेरिजन बेहतर रहेगा। तो अब देखिए AD, अब LCM लेंगे तो प्लस DB वहाँ पर जाएगा कि नहीं, DB और BD सेम ही है, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AD प्लस DB अपान DB। देखिए यहाँ से हो गया इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। अब देखिए, अब AE अगर किसी को जोड़ने नहीं आएगा तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, ये जो है अगर इस प्रकार का ऐड कभी आता है तो ये डायरेक्ट जो हर होता है, हर का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर देते हैं और जो नीचे रहता है वो हर में ही रहता है, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, देखिए, AD प्लस DB अपान DB इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपान E डैश C। देखिए, दोनों जगह से इस प्रकार मिल गया। अब यहाँ से देखिए AD प्लस DB क्या होगा, AD प्लस DB, AD DB, AD DB, AB होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्ट AB अपान DB। आप लोगों को अगर मन कर रहा है तो आप लोग ब्रैकेट, जैसे अगर ब्रैकेट में लिख देंगे कि AD प्लस DB इक्वल टू इतना, तो समझने में और ज़्यादा थोड़ा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से देखिए इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE EC, AC पूरा होगा। देखिए AE EC, AE EC, AC पूरा हो जाएगा, AC अपान EC। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आइए, अब इसमें क्या बताना भाई, AD और DB तो हमको पता ही है AB होता है, AB अपान DB
इक्वल टू ए ई डैश ई डैश, ए ई डैश ई डैश सी, ए ई डैश ई डैश सी, इसे बोल देंगे सिंपली ए सी अपान ई डैश सी, इक्वेशन नंबर 2। देन अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे हम कंपैरिजन। कंपैरिजन, अच्छा चलिए कंपैरिजन कैसे होगा, देखिए अब यहाँ से जब दो इक्वेशन हमको मिल गया दोनों, अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कोई अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, इसमें समझिएगा मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला आप लोगों से कि एक x है, मान लीजिए कोई x की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी है और x की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखी है। तो ये बताइए यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 भी है और 4 भी है कि नहीं। तो इसके मतलब अगर 3 है और 4 है तो 3 और 4 बराबर होना चाहिए। जैसे भाई LHS जिसका बराबर होता है RHS उसका बराबर होता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन का LHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन का RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ से जो है हम देखें तो देखिए AB DB इक्वल है कि नहीं। देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS को इक्वल कर देंगे। तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, अब ये बताइए 1 एवं 2 से जब चलेंगे तो AB के बराबर इतना है, AB अपन DB के बराबर इतना है, AB अपन DB के बराबर इतना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ AC अपान EC इक्वल टू AC अपान E डैश C लिख सकते हैं। और आप लोगों को एकदम बाकायदे का पता होगा, अगर इक्वल के सेम साइन, इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन हो और सेम अंक लिखा हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से सिंपली ए हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया EC इक्वल टू E डैश C। देखिए EC इक्वल टू E डैश C आ गया। देखिए यहाँ पर आप अगर उल्टा कर दिए होते तो ऊपर से प्रूव आता, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज़ को बताने का थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैंने क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर उल्टा कर रहा था, तो उल्टा जब करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, उल्टा नहीं करेंगे तो नीचे वाला आएगा। आप लोगों को जो भी मन कर रहा है चाहे उल्टा कीजिए चाहे उल्टा ना कीजिए, लेकिन मैं उल्टा इसलिए कर रहा था क्योंकि आगे इसके आगे जब मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को इसके आगे का उदाहरण करवाऊंगा तो उदाहरण में उल्टा करना पड़ेगा। क्यों उल्टा करना पड़ेगा हम वो भी वहाँ बता देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उल्टा कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए उस प्रश्न में तो उल्टा करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसको देख लिए हैं तो उस प्रश्न को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए EC इक्वल टू E डैश C आ गया। अब हम क्या कहेंगे, अब मैं लिख सकता हूँ चूँकि EC इक्वल टू E डैश C, चूँकि EC इक्वल टू E डैश C, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ना, चूँकि EC इक्वल टू E डैश C, इसलिए दोनों रेखाएं DE एवं DE डैश, दोनों रेखाएं DE एवं DE डैश संपाती होंगे। अब संपाती नहीं पता, संपाती का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर से जा रही हैं, ठीक है ना। मैंने चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में बढ़िया से बताया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DE और DE डैश दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती। अर्थात अगर किसी भी त्रिभुज में एक रेखा मतलब जो खींची जा रही है, दो भुजाओं को अगर मान लीजिए सेम अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। ये दोनों परमें जो बताए हैं 6.1 और 6.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको देखने के साथ साथ इसको माइंड में भी हमेशा रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।